Greetings students, welcome back to class. It's my first lecture in हिंदी। तो हिंदी में हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि और भी आगे बहुत सारी हिंदी में वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, 8th क्लास का हिस्ट्री का यानी इतिहास का जो पहला चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ, उस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं, मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट्स या शॉर्ट क्वेश्चन या मेन पॉइंट्स जिसको मुख्य बिंदु कहा गया है, वो क्या क्या हैं, हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, चैप्टर का नेम ही है जैसे कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में आपकी बुक में जो पहला कंटेंट है या टॉपिक है वो यही है कि जो डेट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी तारीखें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो उसके रेफरेंस में ही बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिशर ऑफिसर थे, यानी गवर्नर जनरल भी जिसको बोला गया है। पहले गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, जो 1773 में यानी 1773 में बने थे। अब उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक व्यक्ति था जिसका नेम था रेनेल। रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा गया था, यानी मैप ऑफ इंडिया उन्हें बनाना था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल ने उसको तैयार करने का काम किया था। समर्थक मतलब ही वॉन्ट टू दैट द ब्रिटिशर मस्ट बी गेन द मोर एंड मोर पावर इन इंडिया, यानी ज़्यादातर जितने एरिया के ऊपर कब्जा किया जा सकता है वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। जो सेकंड पॉइंट यहाँ हमने लिखा है वो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जैसे हमने वैसे भी डिस्कस किया था। तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और आखिरी वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। अब यहाँ पे तो आखिरी वॉइस रॉय दे दिया यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल दे दिया। अब डिफरेंस क्या है, जैसे आज के टाइम इंडिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है, राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है। उस टाइम पे जब शुरुआत की गई इस तरीके की तो गवर्नर जनरल होता था। तो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है भारतीयों का, जिसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं, अब उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, कानून बनाया था, जिसको बोलते हैं हम एक्ट ऑफ 1858। तो 1858 में जो गवर्नर जनरल नाम का पद था उसको वॉइस रॉय नाम से जाना जाने लगा, यानी इसको चेंज कर दिया। अब जो 1858 यानी 1858 में लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1858 में लास्ट जो गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो वो अंतिम था, तो पहला वॉइस राय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो स्टूडेंट्स होप सो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। थर्ड पॉइंट है 1817 में स्कॉटलैंड के वेफ अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, तो इन 1817 जेम्स मिल फिलोसफर थे और पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने इंडिया का जो इतिहास है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 विशाल खंडों में। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किताब का नाम है, ये उसने लिखी थी। ब्रिटिश भारत का इतिहास उसने लिखा था। इस किताब में मील ने भारत को 3 हिस्सों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतें, केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिशें और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो सोसाइटी है ना उस टाइम की,
उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं ताकि इजीली वो समझ में आ जाए। उसके बाद मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मतलब जेम्स मील को ऐसा लगता था जो एशिया की जितनी भी कंट्री हैं वो एजुकेटेड नहीं है, वो पश्चिम सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अवेयर नहीं है, या वो लोग पिछड़े हुए हैं। इसीलिए जेम्स मिल को यह भी लगता था कि पूरे के पूरे एशिया के ऊपर ब्रिटिशरों को कब्जा कर लेना चाहिए। उसके बाद इसमें लिखा, जेम्स मिल का मानना था कि भारत में ब्रिटिशर के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। अब देखो वो किस लिहाज से बोल रहा है कि भारत में आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। जैसे ब्रिटिशर ने तो बहुत सारे डेमोक्रेसी यहाँ पे दे रखी थी, लोगों को राइट टू वोट दे रखा था, राइट टू स्पीच दे रखा था, मतलब बोलने की स्वतंत्रता दी, अपने डिसीजन खुद लेने की स्वतंत्रता दी। वो खुद इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट भारतीय मुसलमान और हिंदुओं को तानाशाह बोल रहे हैं। चलो उनकी सोच थी। मील ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके और वही हिंदुस्तान की प्रगति कर सकते हैं। इट मीन्स दे कैन प्रोग्रेस इन इंडिया, नो वन एल्स देम। ये तो जेम्स मील के बारे में हमने पढ़ा। अगर जेम्स मील के अलावा भी इंडियन हिस्ट्री के डिवीजन की बात हम करें तो वो भी की गई है, यानी जेम्स मील ने तो डिवाइड किया ही किया है, उसके अलावा भी भारत का जो इतिहास है उसका वर्गीकरण किया गया है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं, यानी प्री हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में इसको डिवाइड किया गया। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना गया है। यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो साइंस, लॉजिक, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी की बात करते हैं। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग मानते हैं, कॉलोनियल पीरियड मानते हैं, और मानना ही नहीं, वो है भी कॉलोनियल पीरियड। और औपनिवेशिक युग कैसा होता है? जब एक देश के लोग दूसरे देश पर जाकर वहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर सारे के सारे डिसीजन अपने खुद के वेलफेयर के लिए लेते हैं, ऐसा जो सिस्टम होता है उसको औपनिवेशिक या फिर कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है। अंग्रेजों ने भारत को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। राजस्व वसूल करने का मतलब टैक्स लगाए, यानी अपने ऐशो आराम के लिए भारत के लोगों का टॉर्चर किया, उनसे टैक्स वसूले और खुद को वो मॉडर्न बोल रही थी। अब दोनों स्टेटमेंट और उनकी करनी और कथनी में दिन रात का फर्क है। यहाँ पे खुद को मॉडर्न बोल रहे हैं लेकिन सोशल यानी डिस्क्रिमिनेशन भी, एक्सप्लॉयटेशन भी लोगों का कर रहे हैं, शोषण भी लोगों का कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताएं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज एवं तौर तरीकों में बदलाव आए। ये तो देखने को मिला ही था हमने, सती प्रथा जैसी कुछ कुरीतियां थी, भी बुराइयां थी, उनको खत्म किया गया। बाल विवाह जैसी थी, इस तरीके की कुछ बुराइयां जरूर खत्म की हैं ब्रिटिशर ने। तौर तरीकों में बदलाव आया जब एक समय या जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे उपनिवेशीकरण कहा जाता है। उपनिवेशीकरण तो मैंने सिंपल सी वर्डिंग में बता भी दिया आपको। जब एक देश दूसरे देश के संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लेता है
तो उसको उपनिवेशीकरण ही कहा जाता है। तो ये भी सही है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव देखने को जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। यानी ब्रिटिशर ने अब इंडिया से रिलेटेड जो सर्वे वगैरह किया वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर है, अनडाउटली उसके थ्रू डिटेल्स मिलती हैं हमें कि पास्ट में क्या क्या चीजें रही हैं। नेक्स्ट इसमें मेंशन ही कर रखा है, जैसे अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों एवं पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। अभिलेखागार जहां मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह रखे जा सकते हैं। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है, और उन्होंने जाना भी। 1600 में इंडिया में आए, 1600 से 1757 तक ठीक ठाक चलता रहा, और जब 150 साल हो गए तब फिर रूलिंग का जो सिस्टम था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्लासी के बाद। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फैसलों का पता लगाया जाता था। मतलब कितने शातिर थे वो लोग दिमाग के, कि रिसोर्सेज ज़्यादा कहाँ हैं, कमज़ोर लोग ज़्यादा कहाँ हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा कहाँ हैं, कहाँ की मिट्टी कैसी है, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन कहाँ किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों का सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। उसके बाद ही फर्दर डिसीजन उन्होंने लिए कहाँ किस तरीके से रूल करना है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, ये भी दूसरी सारी चीजें की गई उनके द्वारा। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, यानी प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे प्रिंटिंग आई, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? रिनेल को सौंपा गया था, अनडाउटली हमने अभी डिस्कस ही किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन जो है, इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं, यानी डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इतिहास में जैसे राजा को ताज कब पहनाया गया, उसकी शादी कब हुई, उसने दूसरे राजाओं को कब हराया, उसकी मृत्यु कब हुई, इस तरह की चीज़ों का पता लगाने के लिए डेट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 में बने थे। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1900 कब तक रहे? 47 तक रहे। जेम्स मील कौन था? एक अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक दार्शनिक था, जिसने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंड में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है। और जो ये 3 कालखंड है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हैं। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इतिहासकारों ने, जेम्स मिल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? तो उसके कुछ कारण यहाँ पे हैं। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसे सही ढंग से समझना
जरूरी है, तो इसीलिए उन्होंने जो है क्या किया, सर्वेक्षण किया सही ढंग से जानने के लिए। सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। और इसी कदम में अंग्रेजों ने जनगणना भी शुरू की और कई प्रकार के दूसरे सर्वेक्षण भी किए थे। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अभिलेखागार बना के उनको सुरक्षित रखा। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसके शासन में हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1803 में और ब्रिटिशर के शासन में हुई। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून के अंदर है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। जनगणना किसे कहते हैं? ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, उसी को जनगणना कहते हैं। और जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, वो उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना गया है? आधुनिक युग को विज्ञान का, तर्क का, लोकतंत्र का, मुक्ति और समानता का युग माना गया। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाव बनाकर उसके ऊपर शासन करता है। उसका एग्जाम्पल इंडिया था जो ब्रिटिशर का था, यानी ब्रिटेन वालों का था। उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से किसी के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, उसको उपनिवेशीकरण कहते हैं। जनगणना में किस तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं? प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इस तरीके की चीजें उसमें क्या की जाती है, इकट्ठी की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर स्टूडेंट, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जेम्स मिल ने लिखी है। मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे जो हमें अभी करने हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून के अंदर है। जनगणना कितने साल के लिए की जाती है? 10 साल के लिए की जाती है। दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। वॉइसराय माउंटबेटन थे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। तो ये आपका एक चैप्टर था जो आपका पूरा हो गया है और होप सो इस चैप्टर में किसी को कोई संदेह या डाउट होगा नहीं। अगर फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।